our channel UPSC underscore ethics and integrity online. Today in the lecture 9 in the series of lecture for ethics and integrity, we will be discussing dimension of ethics. What are the dimension of ethics? What are the various part and the sub part in that? But before starting the lecture, please follow us on Instagram, Facebook, Telegram for your free Hindu paper, and do not forget to subscribe our channel on YouTube, which is UPSC underscore ethics and integrity online, and hit the bell icon for further notification. So let's start. Dimension of ethics. So what is meant by dimensions? See, जैसे कि 1D, 2D, 3D, 4D, 5D. What are that? ये होता है जैसे 3D जिसमें आपको X, Y और Z एक्सिस सबका एक फील आता है. 2D आपको सिर्फ X और Y एक्सिस में दिखता है. तो बोलने का मतलब क्या है कि ये अलग अलग एरिया के हिसाब से, या एथिक्स पर समझिए एक इमेज है तो उसको अलग अलग एरिया से देखने के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं एक्सेस से देख कैसे हम देखते हैं, उससे क्या पता चलता है हमको एथिक्स के बारे में, तो उसके हिसाब से हम रिसर्च करते हैं. तो इसके लिए ये टॉपिक डाला गया है टू नो एथिक्स फ्रॉम बॉटम अप या इनसाइड आउट. इसको बोलते, दिस इज द स्टार्ट कि हम एक एसेंस समझ में आ गया हमको एथिक्स में प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से, जैसे कि हमने डिस्कस किया था. अब हम थोड़ा आगे जाएंगे और इसके अलग अलग एरिया से समझेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझेंगे कि एथिक्स एग्जैक्टली है क्या. ठीक है. पहला है मेटा एथिक्स. ये होता है कि राइट ही क्यों है और रॉन्ग ही क्यों है. तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट सीक टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एथिकल प्रॉपर्टीज, स्टेटमेंट, एटीट्यूड्स एंड जजमेंट. मतलब ये राइट ही क्यों था जजमेंट, या ये राइट एटीट्यूड क्यों था इस सिचुएशन में. तो दिस इज एन R&D टाइप जो हमको नहीं करना है इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. दो इफ यू वांट टू गो डीप इनटू एथिक्स यू कैन डू दैट, बट बेसिकली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड वी विल नॉट गो इनटू इट. देन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. इट इज द स्टडी ऑफ पीपल्स बिलीफ अबाउट मोरालिटी. मतलब अलग अलग एरिया की बिलीव्स के बारे में, व्हाई दिस इज मॉरल इन दैट एरिया. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन R&D, बट बैकग्राउंड में क्यों ऐसा है, द हिस्ट्री ऑफ दैट एथिक्स, ये डिस्क्रिप्टिव है. बट हम जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्म्स एथिक्स, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये देखेगा कि स्टडी ऑफ एथिकल एक्शन, वी विल स्टडी कि ये हो चुका है और इस सिचुएशन में क्या सही था. जैसे ये भी रिसर्च टाइप ही है, बट ये क्यों सही था, ये क्यों गलत था, और इस पे हम प्रिंसिपल्स बनाएंगे. ऑब्वियसली इसमें हम ज्यादा देखेंगे अलग अलग पार्ट. इसमें बेसिकली बहुत सारे पार्ट हैं, बट वी विल डिस्कस अप्रोक्सीमेटली 6 पार्ट इन दैट. ओके. एंड लास्ट में आता है अप्लाइड एथिक्स, जो कि जब हम इसके अंदर सीखेंगे प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर, तो वही हम अप्लाई करेंगे अपने केस स्टडीज में टू गिव अ बेसिस फॉर आर्ग्यूमेंट. ठीक है. द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन रियल लाइफ. सो होप यू हैव अंडरस्टूड. मेटा एथिक्स इज ऑब्वियसली R&D, फुल R&D. ये है एक हिस्ट्री देखना कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ये हमें नहीं देखना है. हमें जो एक्शन हो चुका है उसके बारे में पढ़ना है, वो क्यों राइट था डिसीजन, क्यों रॉन्ग था डिसीजन, उसके बारे में सोचना है और उस पर एक प्रिंसिपल्स बनाने हैं. एंड ये है उसका एप्लीकेशन. ठीक है. तो ये बेसिकली ये दो चीज हमें पढ़ना है. तो हम इसके अंदर थोड़ा डीप में घुसेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में. ठीक है. सो पहला आज जो लेक्चर में जो हम देखने वाले थे वो है एथिकल ईगोइज्म, जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे एथिकल रिलेटिविज्म. ये अगर इन समरी में समझा जाए कि हर एरिया या हर सिचुएशन या हर टाइम के हिसाब से आप समझिए कि वो एक्शन उस हिसाब से राइट था. बोला जाए कि अमेरिका में जो सोसाइटी है वो अपने हिसाब से जो भी चीज़ राइट रॉन्ग करती है वो अपने हिसाब से करती है, बट वही चीज़ अगर इंडिया में फॉलो किया जाए तो रॉन्ग हो सकता है. तो बोलने का मतलब है एक चीज़ का राइट रॉन्ग दूसरी जगह राइट रॉन्ग नहीं हो सकता. ठीक है. रीज़न ये है कि ऑब्वियसली वो सिचुएशन अलग था, ये अपना प्रॉब्लम्स अलग थे उसके, उस वजह से सोल्यूशंस अलग अलग आए हैं. तो देयर इज नो यूनिवर्सल लॉ टू और यूनिवर्सल लॉ फॉर एथिक्स.
according to ethical relativism, though we will discuss this in the future lectures. ठीक है. Then we have teleology और consequence ethics, कि consequence के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है इसके अंदर. Then we have deontology, which is your duty ethics. आपका ड्यूटी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका विल क्या था उस टाइम वो एक्शन लेने के टाइम. Then we have virtue ethics, the characteristic, what character you have. And then last but not the least is feminist or feminism ethics. So hope you have understood. There are 6 parts we will be discussing in the following lectures. First is ethical egoism. Today we will be discussing ethical egoism. Then in the next lecture we will be discussing ethical relativism. Then teleology, which is also known as consequence ethics. Then deontology, which is known as duty ethics. Then virtue ethics and feminism. Okay, so let's start with ethical egoism. Ethical egoism. What is meant by ego? ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब होता है अपने बारे में सोचना. अब ये स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है? लेट्स सी. द प्रीमाइसेस ऑफ एथिकल इगोइज्म आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इगोइज्म. द प्रीमाइसेस ऑफ एथिकल इगोइज्म आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इगोइज्म. ये समझा? लेट्स सी. Theorists argue that human being by nature is only self-interested and is ingrained into it. मतलब हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारा नेचर है कि हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं. क्या आपको लगता है कि सही में हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं? प्लीज कमेंट बिलो. इफ यू सी इन एंड अराउंड योर सेल्फ, अगर आप आजू बाजू में देखेंगे तो ये शायद कथन या जो आर्गुमेंट किया गया है, ये मेरे को लगता है या हमें लगता है कि काफी ज्यादा सही भी है. ठीक है, तो ये क्या बोलता है देखते हैं. अब देखिए, ये मैंने फोटो डाला है. हेल्पिंग पीपल इज नेवर मोर रिवॉर्डिंग देन व्हेन इट इज इन योर सेल्फ इंटरेस्ट. क्या आपको लगता है सही है या गलत है? इज इट दिस राइट और रॉन्ग? हेल्पिंग अदर विथ हैविंग योर सेल्फ इंटरेस्ट, डू यू थिंक बिफोर हेल्पिंग कि ये यू आर डूइंग इट एज सेल्फलेस सर्विस, यू आर डूइंग इट एज सेल्फलेस? मतलब इफ यू आर हेल्पिंग योर एनीबडी, डू यू थिंक ये फ्यूचर मुझे हेल्प करेगा, ऐसा कुछ? प्लीज कमेंट बिलो इफ यू थिंक दिस इज wrong or right. Okay, this can be right, this can be wrong. Give your argument. Basically क्या है कि ethics जब भी पेपर लिखते हैं तो आपका आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, आपने हाँ बोल दिया, उससे काम नहीं चलता. योर आर्गुमेंट, ये हम क्यों सीख रहे हैं? टू गिव आर्गुमेंट्स. ठीक है. Therefore, any action that increases self-interest is moral and which decreases self-interest is immoral. मतलब according to the ethical school of thought, ethical egoism school of thought, if कोई एक्शन आपके सेल्फ इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है तो मॉरल एक्शन है, अगर डिक्रीज करता है तो इमोरल है. तो आपको लगता रहेगा ये तो सेल्फिशनेस के बारे में बात कर रहा है. लगता है क्या नहीं लगता है? इट इज, यही तो बोल रहा है कि बाबा आप सेल्फिश हो, लाइक दिस सेल्फिश. ओके ओके, चलो हम देखते हैं क्या बोलता है एग्जैक्टली. इन्होंने क्या इसका आर्गुमेंट दिया कि बिकॉज क्या हुआ कि ये जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लगता है कि सेल्फिशनेस को ये बढ़ावा दे रहा है. बट ये एथिकल स्कूल ऑफ थॉट इसने कुछ बताया है. क्या बताया देखते हैं. बट द थियरिस्ट आर्ग्यूड दैट दिस प्रीमाइस डज नॉट प्रमोट सेल्फिशनेस, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, बट एक्शन दैट प्रमोट गुडनेस इन लॉन्ग टर्म. मतलब ये हम जो भी हमारा सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा या सेल्फ इंटरेस्ट हम बढ़ा रहे हैं वो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे और सबके बारे में भलाई के हिसाब से सोचेंगे और अपनी भलाई के बारे में भी सोचेंगे. उसको उसके लिए तभी ये एथिकली राइट होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा या एथिकली इमोरल होगा. ठीक है. जैसे कि एडम स्मिथ ने क्या बोला है, इंडिविजुअल एम्बिशन सर्व्स द कॉमन गुड. मतलब इंडिविजुअल अगर एम्बिशियस है तो वो सोसाइटी को अच्छा करने की कोशिश करता है. बट ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है ये आपको समझना पड़ेगा कि अपने देश को बढ़ाने के लिए आदमी भी एम्बिशियस होना चाहिए, आगे बढ़ने का उसमें प्रोत्साहन होना चाहिए, तभी वो कॉमन गुड करता है. एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म. सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ काउंटर आर्गुमेंट. लेट्स सी. But the above explanation was faced with several criticism and the following argument was put forward.
बाय डेविड ह्यूम। उन्होंने क्या बोला है? दिस इज डेविड ह्यूम। What he says that ethics should not be what human behavior is, but what human behavior should be. मतलब इन्होंने बोला है हमें ये नहीं पता करना है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हमें ये पता करना है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए। What human behavior should be, not what human behavior is. ऐसा आर्गुमेंट किया हुआ है। Then he further he says that if human beings start acting on their self interest, then society cannot able to survive. अगर ऐसा ही सेल्फ इंटरेस्ट हर ह्यूमन बीइंग चालू कर दे तो सोसाइटी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देयर विल बी अ पॉइंट दैट एवरीवन विल बी क्रिटिकल ऑफ अदर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दिस इज सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड इट इज अनसस्टेनेबल। हैज society requires coordination, cooperation, mutual help for sustainability of human society. It requires, yes, it requires. It requires coordination. It requires cooperation without any benefit. It requires mutual help. But without it, क्या होगा? Sustainability नहीं रहेगा. It will be very ineffective then. ये argument ए अपना डेविड ह्यूम ने दिया. So this type of approach can lead to trust deficit in society, as everybody in society knows that each one is acting according to his or her self-interest. Yes, in the long run, it will lead to this only, trust deficit. Therefore, ethical egoism promotes moral escapism and not moral philosophy. मतलब बोलने का मतलब ये है, it promotes moral escapism and not moral philosophy, and it is a philosophy of prudent rather than philosophy of ethics or morality. मतलब सोच समझ दिमाग से काम करना, अपने बारे में पहले डालना, rather than philosophy of ethics and morality. Means it is not about ethics, to be precise. It is basically a philosophy of propaganda, making oneself more interested, in the sense, in their self rather than others. Like this, he is escaping from everybody, so this should not happen. Okay, so we have argument and counter argument. You can comment below and tell, is the argument relevant or not. So thank you for watching, and please subscribe to our social media. Thank you very much.